अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने की विधि, अदरक फसल की खुदाई और खुदाई उपरांत प्रबंधन पर जानकारी, अधिक लाभ के लिए कचालू की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती। खरपतवारों के कारण किसी भी फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अगर इसी के तहत रबी की मुख्य फसल गेहूं की बात करें तो इस फसल में भी खरपतवारों के कारण गेहूं की उपज में भारी गिरावट होती है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण किया जाए। और इसलिए आपको गेहूं में समेकित खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. जैन। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अभी खरपतवारों का प्रकोप चालू हो गया है। जहां खरपतवार आप देखेंगे कि खरपतवारों से कम 30% से ज़्यादा तक का नुकसान होता है। और जहां पे मुख्य रूप से गेहूं में दो तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं और एक सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में मुख्य रूप से किसान भाइयों है बथुआ है, खरबथुआ है, कृष्णनील है, हिरनखुरी है, सत्यानाशी है, पीली सेंजी है, जंगली मटर है, जंगली गाजर है। ये मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से मोथा है, दुबघास है, फेलेरिस माइनर या जिसको गेहूं का मामा कहते हैं या वो है, और उसके अलावा जंगली जई है। ये सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों जो चौड़ी पत्ती वाले जो आपको बताए हैं उनके नियंत्रण के लिए किसान भाई में 2,4-D जो खरपतवार नाशी आता है उसको हमें 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिटकना चाहिए। या मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल इसको हमें 1 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से छिटकना चाहिए। या मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल को आप 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी अपन छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोटूरान खरपतवार नाशी आता है। इसको हमें 1.33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कना चाहिए। जो भी खरपतवार नाशी किसान भाइयों छिड़काव कर रहे हैं, हमें छिड़काव करना है जब गेहूं की फसल 25 से 35 दिन की अवस्था वाली हो जाती है। और उस वक्त छिड़काव करना है जब आप पहली पिलाई दे दें और उसके बाद जब आपके पैर खेत में ठहरने लगे हैं उस वक्त हमें इसका खरपतवार नाशी दवाइयों का छिड़काव करना है। खरपतवार नाशी दवाइयों के छिड़काव के समय ये जरूर ध्यान रखना खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जहाँ किसान भाइयों दोनों की समस्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी जो आपको बताए हैं वो हैं, तो उस अवस्था में हमें क्लोडिनाफाफ 400 ग्राम प्रति हेक्टर तथा आइसोप्रोटूरान 1.33 किलोग्राम प्रति हेक्टर दोनों को मिलाकर हमें छिटकना चाहिए। और छिटकाव का खरपतवार नाशी छिटकाव के समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों की खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। खरपतवार नाशी छिटकाव हमें जब खरपतवारों की 3 से 4 पत्ती हो जाए उसके बाद हमें छिटकना चाहिए। मतलब 25 से 35 दिन के जब गेहूं की फसल हो जाए उस समय हमें खरपतवार नाशी दवाइयों का काम में लेना चाहिए। खेत में ये जरूर ध्यान रखें पर्याप्त नमी जरूर होनी चाहिए। खरपतवार नाशी का किसान भाइयों जब प्रयोग कर रहे हैं खरपतवार नाशी को हमें यूरिया है या बालू मिट्टी है या रेत के साथ मिलाकर कभी उसका छिड़काव नहीं करना चाहिए।
एक चीज़ और खरपतवारनाशी को छिड़काव करते समय ये जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप सवेरे छिड़काव कर रहे हैं तो जो फसल है उसके ऊपर ओस की बूंदें पूर्णतः सूख जाए, उसके बाद हमें छिड़काव करना चाहिए। जो दिशा निर्देश खरपतवारनाशी के छिड़काव के लिए दिए गए हैं, दवा के ऊपर जो लिखे गए हैं, उनको पूरे तरीके से अच्छी तरह पढ़ के हमें करना चाहिए। खरपतवारनाशी जब छिड़काव कर रहे हैं तो मुंह के ऊपर रुमाल बांध के और हाथों में दस्ताने पहन के और पूर्ण सावधानी के अनुसार करना चाहिए। जब खरपतवारनाशी छांट लें उसके बाद अपने हाथ वगैरह सबको अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और खरपतवारनाशी का छिड़काव जब करें तो फ्लैट नोजल से उसका छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों, खरपतवारनाशी का छिड़काव गेहूं में जब आप 25 से 35 दिन की अवस्था पे करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी और आमदनी में भी वृद्धि होगी। मसाला वर्गीय फसल अदरक की खेती जिन भी किसान भाइयों ने की है, उनकी फसल इस समय परिपक्व हो रही होगी। किसान भाइयों, इसकी खुदाई और खुदाई उपरांत किए जाने वाले कार्यों के प्रति सावधानी रखना होगा ताकि आपको अपनी अदरक की फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त हो सके। और इसलिए अदरक फसल की खुदाई और खुदाई के उपरांत किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हैप्पी देव शर्मा। जब हम अदरक की फसल को अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए चाहे सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे अगस्त महीने से और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी निकाला जाता है। लेकिन बीज अदरक को जब निकालना हो तो उसके लिए ज़्यादा ही ज़्यादा समय तक वो खेत में रहे ताकि इसकी जो बाहरी सरफेस है और इसकी जो त्वचा है वो थोड़ी सख्त हो जाए और तभी इसको निकालना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पाला पड़ता है उस पाला पड़ने से पहले ही फसल को खेत से निकाला जाए, अन्यथा पाले से जो है वो बीमारी का, गठी सड़ की रोग की जो इसमें एक प्रमुख बीमारी होती है, उस बीमारी का जो है वो ज़्यादा प्रकोप बन सकता है। तो इसलिए एक सही समय होना चाहिए जब बीज अदरक को खेत से निकाला जाए। बीज अदरक को खेत से निकालने के तुरंत बाद गठियों को तने से अलग किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि तने को निकालती बार अदरक की गट्ठी की जो त्वचा है वो साथ में ना निकल जाए और कोई किसी किस्म का जो है वो जख्म ना तो अदरक को खेत से निकालती बार, ना ही तो इसकी जो तना है उसको गट्ठी से अलग करती बार कोई जख्म नहीं होना चाहिए। और जड़ों को भी बड़े आराम से जो है वो गठियों से अलग किया जाता है तथा जो मातृकंद जिसकी बिजाई से ये पौधा तैयार हुआ था, गठियाँ तैयार हुई थी, उसको भी बड़े धीरे से अलग किया जाता है तथा इस तरह से जो है वो अदरक की गठियों को अलग करके रखा जाता है। बीज अदरक का भंडारण दो प्रकार से किया जाता है, एक खातियों में तथा दूसरा जो है वो बिना गड्ढे के धरातल के ऊपर ही इसका भंडारण किया जाता है। सामान्यतः खातियों में इसके भंडारण की सिफारिश की जाती है और सफल भंडारण के लिए जो तापमान है वो 12-13 डिग्री सेल्सियस तथा जो नमी है वातावरण में वो जो है वो 65 से 70% के बीच में रहनी चाहिए। खातियों में सर्दियों के दौरान सामान्यतः इस तरह का तापमान और इस तरह का जो नमी है वो रहती है। जैसे ही हमने खेत से अदरक को निकाल लिया, इसकी जड़ें और तने को अच्छी तरह से अलग कर लिया है, उसके बाद घोल तैयार किया जाता है। जैसे कि 100 लीटर पानी में 250 ग्राम डायथेन M45 और 100 ग्राम बेविस्टिन
इन दवाइयों का जो घोल है एक बड़े ड्रम में बनाया जाता है और ड्रम जो है वो लगभग आधे तक ही भरा होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो अदरक की गठियाँ हैं वो उस ड्रम के बीच में इस तरह से डाली जाएंगी ताकि वो सारी की सारी इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। अब इन गठियों को जो है इस घोल के अंदर लगभग 1 घंटे के लिए 60 मिनट के लिए जो है वो इस घोल के बीच में गठियों को डुबो के रखना है। अदरक की बीज गठियों का चुनाव करने के बाद और उपचार करने के बाद जो स्वस्थ गठियां हैं और अच्छी सेहतमंद गठियां हैं उनको उपचार के बाद जो है वो छाया में अच्छी तरह 2-3 दिन के लिए सुखाया जाता है ताकि इसमें अत्यधिक नमी ना रहे और 65 से 70% की जो नमी है वो बरकरार रहे। बीज अदरक को खातियों में भंडारण करने के लिए खातियों को अच्छी तरह से सफाई करके तैयार किया जाता है। खातियों को गोबर से लिपाई करके अच्छी तरह सूखने के बाद सबसे निचली सतह पर 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रेत से भरते हैं। उसके बाद बीज अदरक की गठियों को रखा जाता है और गड्ढे की पूरी ऊंचाई से 15-20 सेंटीमीटर नीचे तक ही गठियों को भरा जाता है। उसके ऊपर सूखी घास की एक तह बिछाई जाती है तथा सबसे ऊपर लकड़ी के तख्ते जो है वो बराबर करके लगाए जाते हैं ताकि गड्ढे को जो है अच्छी तरह से ढका जा सके। और लकड़ी के तख्तों के बीच या तो एक सुराख बनाया जाता है या फिर 2 तख्तों के बीच की जगह में पीवीसी पाइप के द्वारा गड्ढे के अंदर की जो बनने वाली गैस है उसको बाहर वातावरण में तथा वातावरण की स्वच्छ हवा को जो है गड्ढे तक पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप को रखा जाता है। तख्तों के ऊपर कुछ मिट्टी डालकर उसे फिर से गोबर से लिपाई की जाती है और ये खातियाँ जो हैं जहाँ पर बीज अदरक का भंडारण किया गया है इनका बारिश या तेज़ धूप से भी बचाव किया जाता है। बारिश का पानी या कोई और पानी खातियों में ना जाए इसका उचित प्रबंध किया जाता है तथा तेज़ धूप भी उसके ऊपर ना पड़े इसकी भी रेख देख रखी जाती है, क्योंकि इस तरह से जो है बीज अदरक की गठियों को लगभग 3 महीने के लिए भंडारण किया जाता है। तो बीच में लगभग 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद भंडारण की गई गठियों को निरीक्षण करना चाहिए ताकि कोई अगर उसमें गट्ठी सड़न रोग की संभावना हो या कुछ गठियां सड़ी हुई दिखें तो उनको जो है वो उसमें से अलग किया जाए, क्योंकि अगर कुछ गठियां सड़ जाएंगी तो उनसे जो है वो रोग का जो प्रसार है वो दूसरी गठियों तक भी होगा। और इस तरह से जब लगभग 3 महीने या मार्च के अंत तक जैसे जैसे गर्मी वातावरण में बढ़ती है अदरक जो भंडारण किया गया है इसे बाहर निकालकर दोबारा से छंटाई की जाती है तथा इसको हवा लगाकर खेत में बिजाई के लिए तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे कुछ किसान कचालू की बुआई एक साथ करने में लगे हुए हैं, परंतु हमारे किसान भाई अपनी फसल से अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब वो इसकी बुआई तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें और समय समय पर आवश्यक समसामयिक कार्य भी पूर्ण करते रहें। तो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं चंबा के कृषि अधिकारी तिलकराज शर्मा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सहायक कृषि विकास अधिकारी चंबा ब्लॉक से हूँ। मैं जो ये कचालू के लिए और मटर के लिए जो खेत तैयार किया इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो इसमें पहले तो इस खेत को तैयार करने के लिए किसानों को कम से कम 3-4 बार हल चलाना पड़ता है। इसका घास को अच्छी तरह निकालना पड़ता है, उसके बाद इसमें गोबर डालना पड़ता है, गोबर डालने के बाद फिर इसमें हल चलाई जाती है। अच्छी तरह से खेत तैयार करने के बाद इसमें 1.5 फुट की नालियाँ की जाती है और इसमें लगभग ये कचालू का बीज जो है 1 फुट के ऊपर डाला जाता है और बीच में जो स्पेस रह जाता है उसमें पी सीड है, आजाद P1 है, इसमें डाला जाता है। सेंटर में डाल दिया, इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। भाइयों मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ज़्यादातर हमें यहाँ पर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, मगर फिर भी अगर बारिश कम हो तो इसको सिंचाई 3-4 बार, ये कचालू को 4-5 बार इसको सिंचाई देना पड़ती है। भाइयों मैं आपको ये बताऊँ, जो ये कचालू बीजा हुआ है यहाँ पर, ये कम से कम अप्रैल महीने में उगना शुरू होगा, मगर मटर का जो बीज डाला हुआ है मिक्स क्रॉपिंग में, जो मटर का बीज डाला हुआ है, ये कम से कम हफ्ता 10 दिन में ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये बाहर आएगा उसके साथ साथ ये खरपतवार जो होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो और साथ साथ हम ये बताएं कि जो मटर का बीज जो निकलेगा उसमें अच्छी तरह से इनको 3-4 दफ़ा जो है वो गुड़ाई करना पड़ेगा, गुड़ाई करके खरपतवार निकालना पड़ेगा, तभी मतलब हम इसका मटर की फसल का भरपूर पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों मैं इस मटर की बारे में आपको बताऊं, मटर का जो बीज है वो अप्रैल मई में या जून 15 तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये कचालू का बीज जो है ये तो कम से कम इसके लिए तो काफ़ी टाइम लगता है। इसके कचालू के तैयार होने से पहले किसान जो है मटर का पैदावार को आराम से ले करके उसका भरपूर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश कुमार गाँव राजपुरा जिला चंबा से हूँ। मैंने डबल फसल लगाई है अभी, जैसे मटर बीजा है, मटर के साथ साथ कचालू को बीजा है। कचालू और मटर दोनों को बीजने का मेरा ये है कि अभी मटर तो अभी निकलेगा 8-10 दिन में बाहर आ जाएगा, लेकिन कचालू जो है लगभग मार्च या अप्रैल में बाहर आता है। इसका ये है कि एक ही बार जगह तैयार करने से मेरा मटर भी आ जाएगा और कचालू भी साथ साथ में हो जाएगा। तो मटर अभी आएगा बाहर तो मटर की हम फसल ले लेंगे और मार्च अप्रैल में कचालू निकलेगा बाहर, जो कि अगले साल अक्टूबर नवंबर में फिर इसकी फसल तैयार हो जाती है। और कचालू जो है चंबा की लगभग मुख्य फसल है, क्योंकि कचालू ज़्यादा बिकता है। 60 रुपये तो लोग घरों से ले जाते हैं इसको, कचालू को, तो इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। ये दोनों फसलें मैंने जो मिक्स लगाई हैं, मटर और कचालू। मटर मैंने लगभग 1 बीघा में बीजा है। मटर और कचालू की जो मिक्स फसल है, इसमें से मैं 50-60 हज़ार रुपये तो लगभग मटर से मिल जाएंगे मेरे को, और 70-80 हज़ार रुपये मेरे को कचालू से मिल जाएंगे। अगर मार्केट में रेट अच्छा रहा तो उससे भी ऊपर मिल सकते हैं। और आगे भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब भी इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पावटी जिला पानीपत के नारायण सिंह ने। आपने आलू की फसल में पौध सुरक्षा उपाय के बारे में जानकारी चाहिए है तो नारायण सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई अपनी फसल को अर्ली लगा लिए हैं, पहले लगा लिए हैं, फसल में जो अभी अंकुरन आया है, जमाव हुआ है, उसके जमाव के बाद हो सकता है कि उनके फसल में कुछ कीड़े लगने की संभावना हो। सफ़ेद मक्खी की अभी संख्या काफ़ी मिल सकती है फसल पे, तो उसके लिए वो चाहें तो इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं, या जहाँ पे कटवर्म, कटवा कीड़े जो कि फसल को काट देते हैं ज़मीन की सतह से, उसके लिए वो थीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्लांटिंग के समय दिया जाता है। या अभी अगर मिट्टी चढ़ा रहे हो तो मिट्टी चढ़ाने के समय भी जो आप नाइट्रोजन की उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं मिट्टी चढ़ाने के समय, तो उसके साथ मिला करके आप थीमेट की कुछ मात्रा 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो भी डाल सकते हैं। वैसे जहाँ तक अन्य रोगों का सवाल है तो अभी अर्ली जो आगात फसल है उसमें झुलसा या इसकी संभावना और किसी बीमारी की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जबकि फसल की लतर पूरे ज़मीन को ढक ली होती है उस समय तक, तो उस समय पिछेता झुलसा की काफ़ी संभावना होती है। तो उस स्थिति में हम ये चाहेंगे कि किसान भाई अगर झुलसा ना भी दिखाई दे तो बचाव के लिए एक मैनकोजेब का स्प्रे जरूर करें। मतलब 1 लीटर में लगभग 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब डालकर डाइथेनियम 45 वो स्प्रे अच्छी तरह से फसल में करें ताकि पत्ती, फसल का ऊपरी हिस्सा, तना, हर कुछ उसमें अच्छी तरह से गीला हो जाए। और इसमें ये एक संपर्क फफूंदनाशी है जो कि फफूंद को आने से बचाएगा। तो इस ढंग से परिवर्तित हो रहे मौसम में आप अपनी फसल के अच्छे से रख रखाव करके भरपूर फायदा उठाएं। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला चंबा के कुलदीप भारद्वाज ने। आप बटन मशरूम उत्पादन पर जानकारी चाहते हैं तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खासतौर से हम बटन मशरूम की बात करते हैं तो हमें इसमें कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 6 क्विंटल कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे किसान बंधुओं को 300 किलोग्राम सूखा भूसा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 3.6 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 2.5 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 30 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, फ्यूराडान 50 ग्राम, बेबिस्टीन 10 ग्राम और लगभग इससे 2 गुना पानी की आवश्यकता होती है, जिसको हम अच्छी तरीके से पानी में मिला के, भिगो के और भूसे में अच्छी प्रकार से मिला देते हैं। टर्निंग करते हैं, इसकी एक ढेर बना लेते हैं। जिस दिन हम ढेर बनाते हैं उस दिन को हम 0 दिवस कहते हैं और इसके बाद में हम 6ठे दिन फिर इसका नया ढेर बनाते हैं, इसको तोड़ के नया ढेर बनाते हैं। जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है उसी दिन हमें बीज मिलाना चाहिए। 1 कुंतल कंपोस्ट में लगभग 600 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम तक हम मशरूम का बीज मिलाते हैं। फिर इसमें हम एक विशेष प्रकार की मिट्टी को बिछाएंगे। आवरण मृदा का ये रोल होता है, ये योगदान होता है कि इससे इसकी सतह से मशरूम निकलते हैं। 4 सेंटीमीटर मोटी एक परत बिछाते हैं आवरण मृदा की इन बैगों के ऊपर, तो और उसमें इसके बाद में पानी दिया जाता है लगातार। 10 से 12 दिन के बाद हमारे जो मशरूम हैं, जो फलन का है मशरूम के जो फल हैं वो तोड़ने योग्य हो जाते हैं। उनको हमें प्रत्येक दिन सुबह के समय तोड़ाई करनी चाहिए और इसके बाद में उसको काट पीट के अच्छे से और दवाइयाँ मिला करके उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से उसको उपचारित करके और बैगों में बंद करके बाजार में भेज देना चाहिए। 1 कुंतल कंपोस्ट बनाने में 900 रुपये से लेकर के और 1000 रुपये तक खर्चा आता है। कुंतल कंपोस्ट से लगभग 18 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हो जाता है। 15 से 18 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हो जाता है। और अगर हम इसको बहुत ही कम दर में बेचें, आजकल तो रेट अच्छा चल रहा है,
लगभग 150 रुपये किलो जा रहा है मशरूम। यदि हम इसको कम से कम दामों में 100 रुपये के हिसाब से भी बेचते हैं तो लगभग ये 1,500 रुपये का, और ये 18% अगर इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है, जैविक दक्षता है, तो ये लगभग 1800 रुपये का मशरूम निकलता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूल गोभी से अधिक उपज के लिए आवश्यक समसामयिक कार्य। सर्दियों में कैसे करें मधुमक्खियों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@theratofetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।